ओके, चलिए वाले, तो हम बात कर रहे थे लेंज लॉ पर। तो ध्यान देंगे, लेंज लॉ के बारे में पीछे आपको बताया गया था कि लेंज लॉ अपने ही सोर्स का अपोजिशन करता है। तो कैसे अपोजिशन करेगा पहले समझिए। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर ये कॉइल है और इसमें करंट फ्लो होगा, ध्यान देंगे, करंट अगर फ्लो किया जाए किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट को इसमें फ्लो कराते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा। ध्यान समझिए, क्योंकि अगले डायग्राम में इसका यूज करने वाले हैं कि अगर ये हमारा कॉइल है, कुछ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जो थंब होगा ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। तो याद रखिएगा कि जब सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें थंब जो होगा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ। अब एक और डायग्राम लेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराया जाए तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा तो आपका थंब कुछ आगे आ रहा है और इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल, इधर बन जाएगा साउथ पोल। अब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लेंज लॉ क्या करता है, तो लेंज लॉ डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट। लेंज लॉ है, आपको कल लिखवाया गया था पिछले क्लास में कि लेंज लॉ होता है सर्किट में करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम एक मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट लिया जाए और इसके सामने एक कॉइल लेते हैं, एक और दूसरा भी मैग्नेट लेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस हमको देखना है। एक और मैग्नेट लिया जाए और इसके सामने एक और कॉइल लेंगे। यहां पर ये नॉर्थ पोल होगा, यहां पर ये साउथ पोल होगा। अब जब मैग्नेट को आप इसके क्लोजेस्ट लाइएगा, नजदीक लाइएगा, तो नजदीक लाने से क्या होता है, फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। तो फील्ड लाइन क्रॉस करने से ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, पीछे बात नहीं, ध्यान समझिए। आपने बोला कि सर जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाएंगे तो इसका नाम फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइन क्या करता है कि सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इस पे फोर्स लगाता है। क्योंकि फील्ड लाइन का एक और नाम है, इसका नाम है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो याद रखेंगे कि ये फोर्स भी लगाता है, इसको आप फील्ड लाइंस या फोर्स लाइन के नाम से जानते हैं। क्या बार तो ये जो है फोर्स भी अप्लाई करता है। तो जब ये फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलना शुरू कर देता है। तो आप बोलेंगे सर जब फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाएगा। क्योंकि ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स ईएमएफ कहलाता है। अब ये फोर्स कैसे जनरेट हुआ है, तो ड्यू टू दिस फ्लक्स, ये फ्लक्स से जनरेट हुआ है। और ये फ्लक्स करता क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है आपके कंडक्टर में, जो मूवमेंट में नहीं है, उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मूवमेंट में लाता है। और इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में इंड्यूस्ड हो जाएगा, जब चलना शुरू कर देगा, तो इसमें करंट बनता है और इस करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज और ध्यान देंगे कि इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट। तो यहां पर इसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉइल को आप पास कराएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। तो ये कंडीशन है। तो आपने बोला कि सर ये लाएगा तब तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, बिल्कुल। अब समझिए, तो यहां पर हम क्या किए बालक, हम इसको नजदीक ला रहे हैं, हम मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं। तो नजदीक लाने से होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। नजदीक लाने से ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ से इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और करंट बनेगा तो किस डायरेक्शन में,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा इसके अंदर, तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब कि इसके सामने यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और इसके पीछे क्या होगा, साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस बनेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया, मतलब ये सामने जो है नॉर्थ पोल है, पीछे क्या है, साउथ पोल। तो अब यहां पे भी नॉर्थ है, ध्यान देंगे, अब यहां पे भी नॉर्थ है और जो मैग्नेट आपके नजदीक आ रहा है इसमें भी क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन। तो आपको लिखना होगा कि सर मैग्नेट को जब नजदीक लाते हैं तो ये खुद मैग्नेटाइज होता है और मैग्नेटाइज होने से ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बना, इंड्यूस्ड करंट से इसका दो पोल बना, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल हो गया। अब कुछ समय के लिए ये अपने आप में मैग्नेट है क्योंकि इसका दो पोल जनरेट हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जब ये नॉर्थ नॉर्थ नजदीक आएगा तो इनके बीच क्या होता है, रिपल्शन होगा बालक, कोई दिक्कत। अब जब रिपल्शन होगा तो ध्यान देंगे, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है और आपने बोला सर रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा, थोड़ा समझिए। रिपल्शन होने से क्या होता है, तो जब इसमें आप रिपल्शन कराते हैं या फ्लक्स का डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको दूर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएगा। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज कर जाएगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज। और फ्लक्स डिक्रीज होने से इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज पर, उसके अमाउंट पर। अब इस केस में क्या होगा कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा था अब किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, कौन सा करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसके सामने ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और पीछे हो जाएगा साउथ पोल। अब ये फील्ड कुछ इस तरीके से बनता है बालक। तो याद रखेंगे कि जैसे ही ये दूर जाएगा आपका मैग्नेट दूर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज करेगा उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करंट, फ्लक्स का डेंसिटी कम है, फील्ड चेंज कम होगा, तो इस केस में आपका करंट रिकॉइल कर जाएगा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब करंट अपोजिट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगा और जिधर नॉर्थ पोल बना था उधर साउथ हो जाएगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ। अब ये बताइए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो आप बोलेंगे सर इस केस में इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो यह लेंज लॉ क्या है समझिएगा, ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज क्यों हुआ है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेट। तो इसका सोर्स तो यही मैग्नेट है और जब ये नजदीक आ रहा है तो ये अपने ही सोर्स का अपोज कर रहा है। ठीक है, यही दैट इज लेंज लॉ। कल हम लोग लिखे थे कि ये क्या करता है कि अपने ही सोर्स को अपोज करता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट अपोज द सोर्स, ये अपने सोर्स का ही अपोजिशन करेगा जिससे ये खुद अपने आप को मैग्नेटाइज किया है। तो आप बोलेंगे सर यहां तो रिपल्शन किया है, लेकिन जैसे ही दूर जाना शुरू करेगा तो आप में क्या हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा और जैसे फ्लक्स का अमाउंट कम होगा करंट रिकॉइल कर जाएगा। करंट रिकॉइल करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो पोल भी चेंज होगा और इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। अब क्या करेगा, फिर इसको खींचना चालू करेगा। तो अब वहां क्या कर रहा है, रिपल्सन, यहां क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। तो वहां धक्का देके दूर करेगा, फिर नजदीक लाएगा, फिर दूर करेगा, फिर नजदीक लाएगा। तो ना दूर जाने देगा ना नजदीक आने देगा, दोनों काम होगा। समझ में आ रहा है। तो अब आप कहिएगा सर फायदा क्या है, स्टेबल हो जाए। तो ध्यान देंगे यही तो हमको कराना है। अगर किसी कॉइल के अंदर आप मैग्नेट रख दीजिए तो क्या इसमें करंट जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं। करंट जनरेट होने के लिए इनके बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए और मोशन में पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर नजदीक आएगा, यहाँ पर दूर जाएगा, रिपल्स, यहाँ पर दूर जाएगा रिपल्सन, यहाँ पर नजदीक आएगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर इससे मैग्नेट में मूवमेंट होता है
और जब ये बार बार आगे पीछे करता रहेगा तो फ्लक्स में उतना ही तेजी से चेंज होगा, और जितना ही फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ज्यादा होता है, उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे कि लेंज लॉ में कहा गया है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर का, ये कॉइल का, ये अपने ही सोर्स को अपोज करता है, जिससे ये खुद मैग्नेटाइज हुआ है, ये उसी का क्या करता है, अपोजिशन। तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाना होगा बाबा, और इसके बाद लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। तो इसमें दो डायग्राम है, तो दो हम लिख लेंगे, फिगर 1 और फिगर 2। और ध्यान देंगे यहां पर जो करंट चला है, आप इसके बारे में भी बताएंगे। यहां जो करंट का डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का फ्लो जो है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और यहां पर जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है ये किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बनाइए दोनों डायग्राम। अब थोड़ा सा इसके लिए लैंग्वेज हम लोग को लिखना होगा डायग्राम बनाने के बाद, और यहाँ पर दो दो केस में डायग्राम है। कब है, जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज चला है तब, और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तब। बना लीजिए, इसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। हो गया वाला, इसको डिफाइन वगैरह कर चुके हम लोग पिछले क्लास में। यहां से ये जो कंडीशन आपने बनाया है इसको थोड़ा सा लिखेंगे लैंग्वेज में, और फिर आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। और आपको बताया गया था, इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि पूछा जाएगा कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन, ये बहुत मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। आगे बढ़ाएं इसको। और कैसे, तो ध्यान देंगे आपका जो वर्क डन होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और उसी एनर्जी से ही आपको अपोज करेगा। ठीक है, ये इस पे कल भी बात हुआ था पिछले क्लास में, सर कैसे पोटेंशियल, कैसे एनर्जी कंजर्व होता है। तो आप जो लाने में वर्क डन करेंगे इसको, आपका वर्क डन इसका एनर्जी बनेगा, और इसी एनर्जी से ये क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। थोड़ा सा देखते हैं और सारा डायग्राम। देखिए कह रहा है कि बार मैग्नेट थोड़ा सा पीछे रखा गया है, ये आपका लूप है, तो कह रहा है नो करंट इन द लूप, इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, जब नजदीक लाया गया तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो एक केस जनरेट होगा। जब दूर जाइएगा इसमें करंट रिक्वाइल कर जाता है, उल्टा चलेगा। देखिए इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड है, और इस केस में यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, उधर नॉर्थ पोल बनेगा, और इनके बीच अट्रैक्शन आ जाता है। और इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि नजदीक ले गए, द कॉइल रिपल्स द मैग्नेट, क्योंकि नॉर्थ साउथ हुआ है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, और ये इसको रिपेल करेगा। और जैसे ही रिपल्शन करेगा तो इसमें फ्लक्स का डेंसिटी कम हो जाता है, तो करंट उल्टा चलेगा। देखिए यहाँ पे इधर है, इसमें इधर है, करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिक्वाइल करेगा, तो इसका पोल चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल, ये साउथ हो जाएगा, उधर वाला नॉर्थ।
और इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। द कॉइल अट्रैक्ट द मैग्नेट। तो ये रिपल्शन अट्रैक्शन करता है, इससे क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होता है। एंड इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो in a direction such that it opposes the change which produced it। कह रहा है कि ये अपने ही सोर्स का अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। जिस सोर्स से ये खुद प्रोड्यूस हुआ है इसी का क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। यही सेम डायग्राम है, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, कहां पर किए थे, तो फैराडे सेकंड लॉ वहां पर था, E = -n d∅/dt। ये सेकंड लॉ है, इसी पर लेंज लॉ भी इसी पर बेस्ड है। लेंज लॉ के आगे जब हम लोग निकालेंगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में, तो देखिए इसके यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से लैंग्वेज लिखना होगा थोड़ा सा इसके बारे में। जो अभी हमने डायग्राम बनाया है, दो डायग्राम फर्स्ट और सेकंड, इसका लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए व्हेन बार मैग्नेट get closer to the coil, then it get induced and behaves like north pole of the magnet, फुल स्टॉप देके लिखेंगे। In this case, the direction of electric current in the coil anti-clockwise, फुल स्टॉप देंगे और पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। ये किसके लिए लिखे हैं, तो देखिए आपका फर्स्ट डायग्राम है, इसके लिए हमने लिखा है, अभी उसके लिए लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। when we take away bar magnet from the coil, then its polarity changes and it get attract the bar magnet, and induced electric current flow through the coil, clockwise direction, हो गया, फ्लो थ्रू द कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखेंगे कि जब रिपल्शन होगा, अभी तो डायग्राम में हमने ये बनाया, ये रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के केस में ये दूर जाएगा, और जैसे ही ये दूर जाएगा तो फ्लक्स का डेंसिटी कम होगा, करंट रिकॉइल कर जाएगा, और इस केस में इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अभी जो आपने लिखा है सेकंड वाला भी पैराग्राफ चेंज करके इसके लिए लिखे हैं, और इसके पहले वाला इसके लिए था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए
ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इफ द इलेक्ट्रिक करेंट, if the electric current produced in the coil, it generate magnetic field, of the same strength, तो सेम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो उधर से मैग्नेट आ रहा है उसके बराबर स्ट्रेंथ का ये पोलरिटी जनरेट कर लेता है। क्यों? तभी तो आपको रिपल्शन में ला रहा है। रिपल्शन में लाने का मतलब क्या है, आपके स्ट्रेंथ के बराबर इसका स्ट्रेंथ है, तभी आपको रिपेल कर रहा है। हो गया वाला, इसी में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, take place from bar magnet, to the coil, This energy is conserved. In the system, and hence we can say Lenz law follow the law of conservation. Lenz law follow the law of conservation of energy. हो गया बालक, फुल स्टॉप देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जितना स्ट्रेंथ से ये इसको मैग्नेटाइज करता है, इसके पास भी उतना ही स्ट्रेंथ आता है, और उसी स्ट्रेंथ से ये क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है। अच्छा, मैग्नेट को नजदीक नहीं लाते तो ये मैग्नेटाइज होता, तो इसका मतलब आप ही का एनर्जी इधर ट्रांसफर है। तो हमारे नेचर में एनर्जी कांस्टेंट होता है, आप पहले से भी पढ़े हैं कि एनर्जी बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग केवल फॉर्म चेंज करते हैं, बाकी वो कांस्टेंट ही रहता है। और जब तक आप मैग्नेट को नजदीक नहीं लाइएगा, ये मैग्नेटाइज होगा नहीं। जब तक मैग्नेटाइज होगा नहीं, इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगा नहीं, जब तक स्ट्रेंथ आएगा नहीं, ये आपको अपोज करेगा नहीं। तो याद रखेंगे कि इस सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये था आपका लेंज लॉ। कोई दिक्कत वाला कि यहाँ तक? जिनको परेशानी होगा तो आप पीछे वाला पहले वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार हमने आपको बता दिया, ये डायग्राम कल भी बताया गया था। चलिए, तो यहां से एक नया टॉपिक हम लोग लेंगे, और आपके एग्जाम के लिए सेकेंड लॉ और लेंज लॉ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकेंड लॉ भी आता है, ठीक है, और ये लेंज लॉ भी। राइट अबाउट द लेंज लॉ, हाउ कैन यू राइट इट बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ चेंज करके लिखवाएं, ठीक है, उसी को लिखना। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत बार पूछा गया है।
चलिए अब आते हैं, अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें टॉपिक में थोड़ा सा सिमिलरिटी होता है, मतलब पहले से आप जानते हैं वही हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, और इसके बाद एक म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद म्यूचुअल पे भी आएंगे। तो हेडिंग देंगे सेल्फ इंडक्शन। अब बोलेंगे सर यहां भी इंडक्शन है, इसका मतलब कि यहां भी कोई इंड्यूस हुआ है, तो बिल्कुल यहां भी सर्किट इंड्यूस होगा, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उसमें भी करंट बनेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। पहले हेडिंग दे दीजिए, इस पर हम थोड़ा सा बात कर ले, उसके बाद ही आप इसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग हो गया वाला। तो ये बताइए सेल्फ है तो अपने आप होता है खुद, और इंडक्शन मतलब इंड्यूस हो जाना, मतलब जो अपने ही करंट से अपने आप को इंड्यूस कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बगल वाले के करंट से आप इंड्यूस हो जाइएगा तब तो म्यूचुअल कहलाएगा, लेकिन अपने ही करंट से अपने आप को कोई इंड्यूस कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब ये है क्या, थोड़ा समझिए। अच्छा ये बताए थे इंडक्टर के बारे में, ये इंडक्टर है, आगे चल के लिखना भी है। जो बार बार आप कॉइल ले रहे हैं ना, इसको इंडक्टर कहा जाता है, और सर्किट में बात करें तो इसको एल सर्किट कहा जाता है। आपको टोटल 7 सर्किट पढ़ना है, एल सी आर, एल सी एल आर, सी आर, एल सी आर, ठीक है। तो एक तो ये देखिए ना, ये समझ में आएगा, ये एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, और दो का पेयर लीजिएगा तो एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, सी आर सर्किट, और एक क्लास में तीनों को एक साथ लेंगे, उसको एल सी आर सर्किट कहा जाता है। अब इसमें नया आपके लिए इंडक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों से आप परिचित है, पढ़ाया गया आपको पीछे। अब देखिए ये अलग अलग टाइप का होता है। अब ये नहीं कि सर यही केवल इंडक्टर है, जो भी इस राउंड शेप में आपको दिखेगा दैट इज इंडक्टर। और ये भी बता दें, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। समझ में आ रहा है, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। अब कितना करता है निकालेंगे तो देखिएगा, ठीक है। अभी केवल आपको ये जानकारी रखना है कि दैट स्टोर्ड एनर्जी इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन की ओर। अब यहां पर सर सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम डायग्राम पे बात करेंगे। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है कि यहाँ पर इंडक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं सराउंड शेप में, अभी आपने देखा भी है, और इसको अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से आप कनेक्ट कर दिए। तो इसमें क्या होगा कि करंट जाएगा वाला, तो जैसे ही करंट पहले ही कॉइल में रहेगा तो तुरंत क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ करंट कैरिंग कॉइल, किसी कॉइल में अगर करंट को फ्लो कराया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आप थोड़ा टोरॉइड याद कर लीजिए, टोरॉइड, सोलिनॉइड के बाद टोरॉइड पढ़े थे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सेंटर पे भी करेगा, कुछ डिस्टेंस पे भी करेगा, अलग अलग पॉइंट पर जनरेट करता है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जो कि आपको एक कलर में दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है, तो सर्किट में किसको बनाएगा जी, सर्किट में ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करने का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रॉन इसमें बैठा है नहीं चल रहा है, उस पर तुरंत जाकर फोर्स लगाता है, और फोर्स जैसे ही उस पर लगता है ईएमएफ जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएगा तो कौन सा करंट बनेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ये मेन करंट से नहीं इलेक्ट्रॉन चल रहा है, आपके इस सप्लाई से नहीं चला है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आगे तक गया है, यही जाके बाकी सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसमें एक और करंट बन गया है, जिसका नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा देखिए डायग्राम। आप कहेंगे सर ये प्राइमरी करंट क्या है, तो जो एसी सप्लाई से गया है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बना, जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, जाके बाकी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया है जो आगे है,
और जब फोर्स लगा देगा तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा और इसमें एक और करंट बनता है जिसका नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और देख लीजिए सेकेंडरी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इंड्यूस्ड करंट दिख रहा है बालक। तो याद रखेंगे इसमें होता क्या है बालक कि आपके प्राइमरी करंट से फील्ड बनेगा और फील्ड से उसमें एक और करंट बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका थोड़ा फंक्शन समझ लीजिए, काम कैसे करेगा। आपको एक और डायग्राम दिखा दे रहे हैं इसी में, एक और इसको ले लेते हैं। अब आपके सामने एक केस हम जनरेट करेंगे। आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पे दो बल्ब ग्लो कर रहा है, हम दोनों बल्ब जला दिए, ठीक है, तो ये बताइए बल्ब B2 है B1, इस सर्किट को क्लोज कीजिए और बल्ब जलेगा। तो बताइए अगर स्विच ऑफ किया जाए तो कौन सा बल्ब पहले बंद हो जाएगा। स्विच ऑफ करेंगे, ये चलिए स्विच ऑफ पे भी बात कर ले, कौन बल्ब पहले ग्लो करेगा, कौन बाद में करेगा। स्विच ऑफ कर दिए, कौन पहले बंद हो जाएगा, कौन देर से बंद होगा, बताइए। B1 क्या होगा, पहले ग्लो होगा। चलिए आपने बताया सर B1 पहले ग्लो होगा। अच्छा स्विच ऑफ कर दिया जाए तो पहले बंद कौन होगा, स्विच ऑफ कौन होगा बंद, पहले कौन बंद होगा, B1। B2 बाद में कहां होगा ये बताइए। इंसुलेटर कहां लगा हुआ है, इंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं हुआ। तो इंडक्टर रहने से क्या हो गया, बहुत अच्छा। याद रखेंगे कि देखिए इसमें क्या होगा, फंक्शन समझिए। और आप कह रहे हैं सर ये जलेगा, तो बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिए करंट इसमें पहले पहुंचता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एनर्जी इसमें स्टोर होता है, इसलिए जल्दी ग्लो नहीं करता है। ये बल्ब देर से जलेगा और जब बंद होगा तो देर से बंद होगा। जो स्ट्रीट लाइट में पीला कलर देखिएगा, अब तो एलईडी ज्यादा यूज हो रहा है, जो स्ट्रीट लाइट में पीला कलर का जो लैंप लगा रहता है यही इंडक्टर वाला रहता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो ये तो स्विचिंग सिस्टम पे काम करेगा, स्विच बंद तो ही बंद, लेकिन ये जो है कुछ देर तक जलता रहेगा। आप स्विच भी बंद कर दीजिएगा तो धीरे धीरे इसका लाइट कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर इसको करंट का जो वोल्टेज है उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया है, ठीक है। हाफ L I0² एनर्जी होता है, हाफ L I0² एनर्जी, यही एनर्जी स्टोर कर लेता है। और जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो एक एक राउंड का एनर्जी आगे बढ़ता है और इसको जलाते रहता है कब तक, जब तक कि टोटली फिनिश ना हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप स्विच ऑफ भी कर देंगे तो कुछ देर तक ही ग्लो करेगा। रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि सर इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। अब आपने बोला सर ये पहले जलेगा, थोड़ा समझिएगा पैटर्न। इसमें होता क्या है कि जैसे ही करंट यहां पहुंचा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे तक बन जाता है, यहां तक बन गया। और ये फील्ड लाइंस क्या होगा, जो इधर कॉइल में इलेक्ट्रॉन बैठा है इस पर क्या जनरेट कर देगा, ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या होगा, इसके अंदर करंट बन जाएगा। तो बताइए जब तक आप दूसरा में पहुंचिएगा तब तक करंट तो यहां पहुंच जाएगा, समझ आ रहा है। जब तक आप दूसरा तीसरा में आइएगा तब तक तो करंट यहां पहुंच गया, लेकिन ये मेन करंट नहीं है, इंड्यूस्ड है, इसका स्ट्रेंथ कम है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे फिलामेंट में लाइट आना चालू होगा, अचानक नहीं जल जाएगा। सोचिएगा कि हम स्विच ऑन किए जल जाए, नहीं होगा। तो ये पहले इंड्यूस वाला पहुंच जाता है, अब पहुंच के इसको क्या करेगा, वार्म अप करना चालू करता है। अब पीछे से कौन चल दिया है, एसी का करंट। और जैसे जैसे आगे आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और इसमें एनर्जी स्टोर करते हुए आता है, बैकअप लेके आता है। और तब एनर्जी जब आएगा, इसको ज्यादा एनर्जी मिलता है तो ये ग्रो करना चालू करता है वाला। तो अब हमको ये जानना था कि सर स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, तो ये तो उसी समय बंद हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर तक जलेगा। कब तक, जब तक ई कॉइल में एनर्जी रहेगा तब तक। तो हमको ये बताइए कि ये बल्ब कहीं बाहर वाले से इंड्यूस हुआ है कि अपने ही सर्किट से इंड्यूस हुआ है, तो खुद के सर्किट से। तो याद रखेंगे कि जो इंडक्टर, ठीक है, जो सर्किट अपने ही इलेक्ट्रिक करंट से इंड्यूस होता है, अपने ही करंट से एक नया करंट बना लेता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो सर म्यूचुअल क्या है, तो म्यूचुअल है कि आप दूसरे से इंड्यूस हुए हैं, जब दूसरे से इंड्यूस होइएगा तब उसको म्यूचुअल कहेंगे। जैसे इसके लिए अगर बात करें तो एक डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। हम दो कॉइल लिए हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और इसमें हम देखिए करंट का सोर्स दिए हैं, लेकिन इसमें करंट नहीं दिए, इसको केवल नजदीक में रख दिए हैं।
तो जब कॉइल इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो होगा तो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए इसको भी क्रॉस किया है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगा, देखिए इसमें कोई सोर्स हम जोड़े नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर जोड़े हैं। क्यों? करंट सेंस करने के लिए। तो जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो हमको रीडिंग इसमें दिखाई दे रहा है। तो बताइए इसको किसी सोर्स से ऐड किया गया वाला नहीं, तो ये किससे इंड्यूस हुआ है? बगल वाले से। इसका अपना कोई करंट नहीं है, इसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो याद रखेंगे जो बगल वाले से, ठीक है, अपने आप को इंड्यूस करता है। अब इसमें क्या होगा? फील्ड लाइन क्या करेगा? इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा वाला? करंट। और करंट कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जो करंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये खुद के करंट से नहीं इंड्यूस्ड हुआ है, बगल वाले से हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको म्यूचुअल कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिखेंगे, सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया जाए। लिखेंगे when an electric current when an electric current when an electric current flow in the when an electric current flow in the closed conducting loop, electric current flow, चालू करना 2 नंबर स्विच दबा, flow in a closed conducting loop, flow in a closed conducting loop, it produce a magnetic field, it produce a magnetic field, it produce a magnetic field, full stop देके लिखेंगे, this magnetic field has, full stop देके लिखना है, this magnetic field has magnetic flux, this magnetic field has magnetic flux which is bounded through the area, of loop, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, if the electric current changes with respect to time, then magnetic flux gate changes, and hence EMF is induced, in the coil, or loop, उस बात को लूप भी कहा जाता है। फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, सो दिस phenomenon is known as self induction. कोई दिक्कत वाला? इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, हटा दे। तो अब देखिए डायग्राम है, तो डायग्राम आप कौन सा बना सकते हैं? तो ये भी बना सकते हैं, और ये बनाइए तो और बेहतर है, यही बना लीजिए, बन जाएगा। बना दे, बनाओ। करना क्या है इसमें, ध्यान देंगे, एक इंडक्टर आपको लेना है बालक, और इसमें करंट को इंड्यूस कर देना है।
अल्टरनेटिंग करंट है ना जी। अब इसमें क्या कीजिएगा, प्राइमरी करंट है तो आई बड़ा वाला इसे, और जैसे ही आई आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, तो इसमें एक और करंट बनेगा, इसमें एक और करंट बनता है, कहां लिख दिया जाता है, आई, और इसी का नाम क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। सुना लीजिए, बल्ब वाला भी डायग्राम बना सकते हैं। हो गया वाला, बोला जाए इतना हार्ड है डायग्राम, अब तो हार्ड वाला हम आसान बना दिए। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, the magnetic flux through the area bounded by current carrying loop, through the area bounded by current carrying loop, bounded by current carrying loop is directly proportional to, bounded by current carrying loop is directly proportional to, is directly proportional to electric current, is directly proportional to electric current, is directly proportional to electric current। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि इसमें जितना एरिया इसका ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? फ्लक्स ज्यादा, इंडक्शन ज्यादा, इंडक्शन ज्यादा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, फ्लक्स कम, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, v is a constant that is called L into I, इक्वेशन फर्स्ट। L क्या है? L is a constant called सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, लिख लिया जाए इसको ऊपर। तो याद रखेंगे L जो है ये आपके कॉइल का एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, या केवल सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कॉइल। अब हमसे हमेशा इसी का ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, एल का नहीं पूछा जाता है। आपसे आप हेनरी का नाम सुने होंगे, हेनरी इसी का यूनिट होता है। वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर को ही हेनरी कहा जाता है। वाइवा में भी पूछा जाता है कि बताइए हेनरी किसका यूनिट है, तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का। यहां तक पहुंच गए। इसके नीचे लिखेंगे वेयर एल इज अ कांस्टेंट, where L is a constant called coefficient of self inductance, coefficient of self induction लिखेंगे, coefficient of self induction constant, where L is a constant called coefficient of self induction
और सेल्फ इंडक्टेंस तो आप सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। हो गया, छोटा है लिखा गया जी। Where L is a constant called coefficient of self induction और self inductance। और इसके नीचे अब बताइए सेल्फ इंडक्टेंस आप नाम दिए हैं, तो अब ये L निकालना होगा, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा 5V अपॉन I, दैट इज इक्वेशन 2। L आपने बोला कि यही तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, तो L इक्वल टू कितना होगा, तो 5V अपॉन I। हो गया बालक। अब अगले क्लास में इसका ऐसा यूनिट डायमेंशनल फार्मूला वगैरह हम लोग निकालेंगे, और ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब इसमें ईएमएफ है वो भी आगे निकालेंगे हम लोग। इस सर्किट में इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराइएगा तब, तो ईएमएफ देखेंगे अगले क्लास में। चलिए हो गया जी, बंद कर दिया।